वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन चैनल फिजिक्स प्लस। आज बच्चे आपको फोर्थ यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स की प्लस टू क्लास की फोर्थ यूनिट शुरू करने जा रहा हूं, जो कि आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेकंड पार्ट का नाम है बच्चे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को बाद में करेंगे। आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज आपकी फोर्थ यूनिट का फर्स्ट आपका जो चैप्टर है इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसे बताएंगे। शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में EMI के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर EMI के फिनोमेना का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या है, चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। आपने बच्चे ये देखिए, अगर मैं आपको बात करूँ आपसे थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट कौन सी थी? थर्ड यूनिट का क्या नाम था? थर्ड यूनिट का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को। आपको याद होगा, वहाँ सबसे पहले हमने एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ऑस्टर। तो ऑस्टर ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ही प्रूव दैट आपकी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है। कैसे? उन्होंने क्या किया, कंडक्टर में से करंट को फ्लो कर दिया। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू ऑस्टर, व्हेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उन्होंने उसे कंपास नीडल की हेल्प से शो भी करके दिखाया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। तो इट्स मीन इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। उन्होंने इस चीज़ को शो भी किया। लेटर ऑन ये सोचा गया, जब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है? इसके ऊपर बच्चे नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर वर्क किया। वर्क करके फाइनली दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी और फैराडे। इन दोनों ने मिलकर बच्चे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की और एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इन्होंने इसका आंसर दिया, यस इट इज़ फिजिबल। यानी जिस तरह आप करंट, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा शो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? मान लीजिए कोयल है C, इसे एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दीजिए। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? फेवरेबल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। उसमें से एक बार मैग्नेट को बच्चे इसमें से कोयल में से पास कर दीजिए, फ्री फॉल्यूशन करवा दीजिए। जैसे ही आपका बार मैग्नेट इसमें से पास होगा, जैसे ही बार मैग्नेट पास होगा, इमीडिएटली आपका गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब यही है कि आपके सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या है यहाँ जरा ध्यान से की। जब आपका मैग्नेट इस कॉइल में से पास हुआ होगा तो सबसे पहले तो ये मैग्नेट इस कॉइल के अंदर आ रहा होगा। हर एक मैग्नेट के अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब जैसे जैसे ये इसके अंदर आपका पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल के साथ लिंक जो भी मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, मतलब चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और जब मैग्नेट बाहर जाएगा तो आपकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी कॉइल के साथ लिंक। यानी जब भी इस कॉइल की या जब भी किसी सर्किट के साथ लिंक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, तब तक उस सर्किट के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है। और उस करंट को आपने क्या नाम देना है? उस करंट को इंड्यूस करंट का, या जो EMF प्रोड्यूस होगी उसे क्या नाम देना है? इंड्यूस EMF का नाम देना है। इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। मतलब दोबारा सुनिए, जब तक ये मैग्नेट बचे इसमें से मूव करेगा, जैसे ये मैग्नेट इसके अंदर एंटर करेगा फिर लीव करेगा। जब एंटर करेगा तो क्योंकि मैग्नेट के अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये एंटर करेगा तो कोयल के साथ लिंक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और जब ये मैग्नेट लीव करेगा तो कोयल के साथ लिंक मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। यानी जब तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इस कोयल के साथ लिंक मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज होती रहेगी, तब तक आपके सर्किट के अंदर क्या प्रोड्यूस होता रहेगा? एक करंट या एक EMF प्रोड्यूस होती रहेगी। इसी फिनोमिना को बच्चे क्या नाम दिया जाता है? इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया जाता है। बस आपने क्या करना है, आपने अपने सर्किट के साथ लिंक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दीजिए। जब तक आपके सर्किट के साथ लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी तब तक आपके सर्किट के अंदर आपका करंट और एक EMF प्रोड्यूस होता रहेगा। और इसी फिनोमिना को आप नाम देंगे, इसी फिनोमिना को आप क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? चलिए डेफिनेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? द फिनोमिना ठीक है, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट और EMF in a conducting circuit, in a conducting circuit, in a
conducting circuit by change in strength, position and orientation, ठीक है, and orientation of an external magnetic field, is called electromagnetic induction. उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देंगे। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट और ईएमएफ इन द कंडक्टिंग सर्किट। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट और ईएमएफ इन द कंडक्टिंग सर्किट। तो किसी कंडक्टिंग सर्किट के अंदर करंट या ईएमएफ को जनरेट करने का फिनोमिना कब? जब उसके साथ लिंक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड या ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जाए। तो किसी भी कंडक्टिंग सर्किट के साथ लिंक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की या तो स्ट्रेंथ को चेंज करो या उसकी पोजीशन को चेंज करो या आपकी ओरिएंटेशन को चेंज करो। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, पोजीशन या ओरिएंटेशन को चेंज करने से अगर किसी कंडक्टिंग सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए तो इसी फिनोमिना को आप क्या नाम देंगे? इसी फिनोमिना को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देंगे। या सिंपल फॉर्म में ये बोल सकते हैं, व्हेन एवर मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कंडक्टिंग सर्किट आर चेंज, जब तक आपके किसी कंडक्टिंग सर्किट के साथ लिंक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तब तक उस सर्किट के अंदर एक करंट या एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इसी फिनोमिना को आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देंगे। जो करंट प्रोड्यूस होता है या जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसे इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी करंट प्रोड्यूस होगा उसे आप क्या नाम देंगे? द करंट प्रोड्यूस इज नोन एज इंड्यूस करंट। तो जो भी करंट प्रोड्यूस होगा उसे आप इंड्यूस करंट का नाम देंगे और जो भी आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उसे आप क्या नाम देंगे? इंड्यूस ईएमएफ का नाम देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है आपकी टेक्नोलॉजी में। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके पावरफुल डिवाइसेस हैं, जितने भी पावरफुल डिवाइसेस जैसे पावर जनरेटर हो गया, डायनमो हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये सभी आपके ईएमआई के फिनोमिना पे ही बेस हैं। तो आज की डेट में कोई भी कंट्री अपनी डेवलपमेंट इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं कर सकता। यानी कोई भी आज कोई भी कंट्री या आप अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी के विदाउट कंज्यूम ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ लिंक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जिसका मेनली सारे डिवाइसेस में आपका यूज होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक आपको बताते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? देखिए, आपने फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? सिंपल वे में बताऊँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस मान लेते हैं, ये है एक क्लोज सरफेस। ठीक है, यानी क्लोज सरफेस को क्या किया बच्चे? क्लोज सरफेस को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। मान लीजिए मैंने एक क्लोज सरफेस था, उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। ये लीजिए, ये है मेरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने क्या किया बच्चे? अल्टीमेटली एक क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दी। एक क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। अगर मैं बोलूँ इसका एरिया मान लीजिए है, इसके एरिया को बच्चे ए का नाम दे देते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर मैं किसी भी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, आपकी कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस करके जाएंगी उसे। ठीक है, उसी को मेजर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? हाँ जी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? चलिए इसको समझते हैं। हाँ जी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सरफेस, the magnetic flux linked with a surface held in magnetic field,
held in magnetic field is defined as the number of magnetic line of force या number of magnetic lines, ठीक है, क्रॉसिंग, ठीक है, that area, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए सरफेस हेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस दैट एरिया। तो उस क्लोज सरफेस के जो भी एरिया है उसमें से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस करके गई हैं, उसी को बच्चे डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकली बताऊं तो मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने का तरीका होता है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंट या इट इज डिफाइन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आप सभी को आती होगी, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है बेटे, बी ए कोस थीटा। यहाँ थीटा किस किस के बीच का एंगल है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। हमेशा याद रखना आपका एंगल किस किस के बीच में है, बीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, मतलब जो भी क्लोज सरफेस लोगे उसका एरिया वेक्टर निकाल लेना, उस एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ही आपका लेना है आपने, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको पता लग गई है, डन, ओके। मान लीजिए बच्चे आपकी और आगे फर्दर केस में करते हैं। यहाँ तो सिर्फ मैंने एक ही लूप ली है। मान लीजिए कोयल है, इफ ए कोयल हैज़ एन टर्न, मान लीजिए इसकी बजाय लूप के बजाय मैं कोयल रख लेता हूँ जिसके अंदर क्या है, टर्न कितनी है, एन है। अगर एक टर्न के साथ लिंक, अगर एक कोयल के अंदर बच्चे एन टर्न है तो उसके साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए एक टर्न के साथ लिंक थी बी और इंटू ए वेक्टर। अगर आपकी नंबर ऑफ टर्न कितनी है, एन है, तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा एन बी ए कोस थीटा, ठीक है। तो अगर एक कोयल के अंदर एन नंबर ऑफ टर्न हो तो आपकी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अभी तो बच्चे मैंने क्या माना था, मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर मैं ये मान लूँ मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, मान लीजिए ये है क्लोज सरफेस जिसके अंदर से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसके स्ट्रेंथ को कहीं डिस्टेंस कम ज़्यादा कर देना। लीजिए अब मैं मान लेता हूँ मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। मान लीजिए इसका सरफेस एरिया कितना है, एस मान लेते हैं, डिफरेंट मान लेते हैं। लीजिए तो मैंने क्या मान लिया बच्चे, अल्टीमेटली मैंने मान लिया अब मेरा एक क्लोज सरफेस है जिसका एरिया एस है, मैंने इसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपके रख दिए। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो जब भी आप किसी क्लोज सरफेस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो करना क्या है, यूनिफॉर्म होती तो सीधा निकल जाता बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। लेकिन अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आपने, ठीक है, अपना जो भी आपका क्लोज सरफेस होगा उसे छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दीजिएगा। एलिमेंट के अंदर मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट का एरिया है डेल्टा S1, सेकंड का है डेल्टा S2, और ऐसे ही बचे आप कितने बना लीजिए, डेल्टा Sn तक चले जाइए। तो लीजिए मैंने जो भी क्लोज सरफेस था उसे छोटे छोटे n एलिमेंट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्योंकि एलिमेंट मैंने बहुत स्मॉल माने हैं तो हर एलिमेंट के क्रॉस जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू नियरली कांस्टेंट होगी। तो डेल्टा S1 के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे मान लीजिए B1, डेल्टा S2 के क्रॉस B2 और ऐसे ही nth के क्रॉस मान लीजिए डेल्टा Bn के बराबर। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालना चाहूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है B इंटू ए वेक्टर की। इट्स मीन मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप स्केलर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हो तो हर एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगी उनको ऐड कर दीजिएगा, ऐड करके आप टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहता हूँ टोटल। फर्स्ट के कारण क्या होगी, फर्स्ट के कारण होगी बच्चे B1 इंटू डेल्टा S1, सेकेंड के कारण B2 डेल्टा S2, थर्ड के कारण बात करें Bn ऐसे ही डेल्टा n, थर्ड के कारण निकाल लेना, nth के कारण बात करें तो डेल्टा Sn। ओके, क्या मैं सारी टर्म को समीशन की टर्म में लिख दूँ ताकि टर्म मेरी इजी हो जाए। 1 to n Bi और डेल्टा Sn।
और अगर मैं एलिमेंट को बचे, अगर मैं एलिमेंट का जो एरिया है बहुत ही स्मॉल ले लूँ, तो अगर मैं लिमिट लगा दूँ तो आप समेशन के साइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप समेशन के साइन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, b इंटू डेल की बजाय ds लिख लीजिएगा। तो ये लीजिए आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला, ठीक है। क्या निकाला बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला। बट ये फार्मूला कब यूज़ करना है, ये फार्मूला तब यूज़ करना है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए अब और आगे मूव करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ चलिए मुझे यूनिट भी बता दीजिए। फाई का फार्मूला क्या है, अगर मैं सिंपली फाई का फार्मूला पूछूँ तो फाई का फार्मूला था b इंटू एरिया, कोस थीटा की तो बात ही नहीं होगी ना, डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहा हूँ, तो b इंटू एरिया। ओके, f किसके बराबर होता है, आपका p के लिए डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो आपको याद होगा फोर्स के लिए फार्मूला निकाला था पिछले यूनिट में, ILB साइन थीटा, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। तो फाई p की जगह क्या लिख सकता हूँ, F/IL इंटू एरिया का तो आपको पता ही है, एरिया को, ठीक है, एरिया को क्या लिख सकते हो, सीधा एल स्केल लिख लेते हैं, एरिया का मुझे पता ही है, ठीक है। अब क्या है, फोर्स के लिए लिख लीजिए, फोर्स का क्या होता है, MLT-2, ये तो हो गया फोर्स का। एरिया का आपको पता ही है, डिवाइडेड बाय करंट का होता है एम्पियर, और नीचे एल है, एल का लेंथ ही हो गया। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा बच्चे, आंसर सॉल्व करेंगे तो आएगा ML² T⁻², एम्पियर की पावर -1 कर लेंगे ना सॉल्व, एक एल से एक एल कैंसिल कर देना, ML² T⁻², और ये आपका क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली ये हमारा डायमेंशन फार्मूला निकल आएगा। इजी है ना, डायमेंशन फार्मूला ये निकल आया, ठीक है। अगर चलिए और क्या क्या है, चलिए इससे आगे हम इसकी यूनिट्स के साथ डील करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, चलिए वो समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। तो SI यूनिट क्या होगी बच्चे, निकालते हैं इसकी SI यूनिट। तो मेरा है आर्टिकल है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या करने जा रहे हैं बच्चे, SI यूनिट के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं SI यूनिट निकालना चाहता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की। अभी भी बच्चे मैंने डायमेंशन फार्मूला निकाला था, क्या निकला था डायमेंशन फार्मूला, ML² T⁻² एम्पियर -1, ठीक है। ये टर्म आपको पता है किस चीज़ का डायमेंशन फार्मूला होता है, ये होता है एनर्जी का। अगर एनर्जी को मैं करंट से डिवाइड कर दूं तो अल्टीमेटली फाई का डायमेंशन फार्मूला निकल आएगा। इसका मतलब जूल, ठीक है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल, डिवाइडेड बाय करंट की क्या होती है, एम्पियर। ये लीजिए, ये आपका यूनिट निकल आया किसका, फाई का। तो फाई की यूनिट ये भी होती है। और आगे बात करें, जूल किसके बराबर होता है, अगर मैं एम्पियर की बात करूँ तो करंट होता है, करंट किसके बराबर है, करंट को आप कूलम अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ बच्चे, जूल इंटू सेकेंड, टाइम की सेकेंड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय यहाँ कूलम भी लिखा जा सकता है। तो ये भी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, ठीक है। एक डायरेक्ट यूनिट भी है मैग्नेटिक फ्लक्स की, और वो है वेबर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की एक डायरेक्ट यूनिट भी होती है, कौन सी, वेबर, ठीक। वेबर की बच्चे डायरेक्ट यूनिट भी बता दी बच्चे। ओके, वेबर का भी आपको पता है, 1 वेबर किसके बराबर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं वेबर को, चलिए पहले बता देते हैं, वेबर को वी भी से लिखा जाता है। और अगर 1 वेबर की बात करें तो देखिए, क्योंकि फाई का फार्मूला क्या था बच्चे, अल्टीमेटली फाई होता है B इंटू ए में, बी की भी यूनिट होती है टेस्ला, और ए की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये ऐसे लिखना ठीक नहीं है, आप टी मीटर स्क्वायर ऐसे लिखने का, इसे टी मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सिंबल में लिखा जाता है, तो ये ज़्यादा बेटर फॉर्म है। ओके, बहुत सारी बच्चे यूनिट आपको बताई है, ठीक है। अल्टीमेटली आप बहुत सारी यूनिट मैंने आपको बता दी हैं। SI सिस्टम में तो बता दी, अब बात करते हैं CGS सिस्टम में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की CGS सिस्टम में जो यूनिट है वो है मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल, शॉर्ट फॉर्म में इसे MX से लिखा जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ चलिए मुझे रिलेशन बता दीजिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट, तो याद रखना 1 वेबर कितने के बराबर होता है, 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। तो ये है आपका SI और CGS यूनिट के बीच का रिलेशन, तो याद रहेगा। चलिए और आगे मूव करते हुए आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आगे टॉपिक मूव करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे डिस्कस हो जाते हैं। लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए। मान लीजिए बच्चे एक कोयल है, ये ही बच्चे मेरी कोयल, ठीक है, और कोयल क्या है बच्चे, ये रही मेरी कोयल। चलिए ऐसे मान लीजिए ये रही मेरी कोयल, जिसका एरिया कितना है, मान लीजिए एरिया A है।
तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, हमेशा कोयल का एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर होता है। लो जी, एरिया वेक्टर मैंने परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा। ओके, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, और सेम डायरेक्शन होगी तो आपका एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए मुझे बताइए फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट पहला पॉइंट की बात कर रहा हूँ, फॉर ए गिवन एरिया फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। एक गिवन एरिया के लिए फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, एक गिवन एरिया के लिए फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, कोस 0 डिग्री की होती है। इसका मतलब जब एंगल की वैल्यू, ठीक है, देखिए आपको याद है ना फाई किसके बराबर था, फाई था बी ए कोस थीटा के बराबर। तो जब कोस थीटा मैक्सिमम होगा तो फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, जब थीटा इक्वल टू, हाँ जी, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। जब थीटा 0 डिग्री का होगा तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। अगर कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो फाई की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लीजिए इस केस में फाई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और वो आएगी बी ए के बराबर। ठीक, सिमिलरली सेकंड केस, किसी गिवन एरिया के लिए आपके बी की वैल्यू मिनिमम का होगी। मान लीजिए ये रहा आपका वही सरफेस, ठीक है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा इसका, एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये लीजिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बना लीजिए, और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टेंजेंशियली लगी हुई है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, मिनिमम होगा। तो बताइए फॉर ए गिवन एरिया फ्लक्स विल बी, हाँ जी, फॉर ए गिवन एरिया फ्लक्स विल बी मिनिमम। कब होगा फ्लक्स विल बी मिनिमम, फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम कब होगी, फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम कब होगी, फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम तभी होगी जब थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। और थीटा की कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होती है, जब आपका थीटा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का है। मैन कोस थीटा इज 90 डिग्री, तो आपका थीटा इज 90 डिग्री, तो कोस थीटा कितना होगा, मिनिमम वैल्यू होगी उसकी। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो याद रहेगा फाई की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इस तरह बच्चे मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको दोनों निकाल के दिखा दी हैं। ओके, चलिए और आगे मूव करते हैं। और आगे मूव करते हुए क्या करते हैं बच्चे, आगे मूव करते हुए सबसे पहले हम इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल करते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे हम न्यूमेरिकल करते हैं शुरू। लीजिए न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या फॉर्मूले पढ़े हैं, ज़्यादा फॉर्मूले तो पढ़े ही नहीं है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, बी ए कोस थीटा। बस थीटा याद रखना, थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, बी वेक्टर और ए वेक्टर। अगर किसी कोयल में ये बोला हो, अगर किसी क्वेश्चन में ये बोला हो कि आपकी कोयल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इतने डिग्री का एंगल बनाती है, अगर कोयल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, मान लीजिए अगर कोयल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसका एरिया वेक्टर कितने का बनाएगा, तो जो भी कोयल एंगल बना रही है उसे 90 में से माइनस कर देना, यहाँ रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लूप है। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लूप है, आपको दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया आपको दे रखा है 0.06 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो इसके साथ लिंक मैग्नेटिक फील्ड है वो देखिए आपको 1.2 टेस्ला के बराबर। और ये कोयल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये कोयल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये कोयल मैग्नेटिक फील्ड के साथ मान लीजिए आपका एंगल बना रही है 30 डिग्री। अगर कोयल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, आपने तो एंगल किसके साथ लेना है, आपने तो एरिया वेक्टर के साथ लेना है। तो एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वो कैसे निकलेगा, वो 90 में से माइनस कर देना, मतलब 60 डिग्री का। ये तो कोयल एंगल बना रही थी, आपने तो एरिया वेक्टर के साथ लेना था। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास एंगल भी निकल गया और मुझे क्या निकालना है, फाई की वैल्यू निकालनी। तो लीजिए फाई की वैल्यू तो सिंपली निकल ही गई। फाई किसके बराबर होता है, पी ए कोस थीटा के बराबर होता है। सभी ऐसा ही सिस्टम में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.2 0.06 और ये हो गया कोस 60 डिग्री का। ठीक है, कोस 60 डिग्री कितना होता है बच्चे, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो लीजिए ये हुआ 1.2 0.06 और इनटू में 1.2। ठीक है, ये 1/2 हो गया। सॉल्व कीजिए इससे, अल्टीमेटली अगर इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल आएगा। ये देखिए ये हुआ 0.6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.036
सी आ रहा है 0.06 वेबर। तो लीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और मैंने बड़े इजीली वे में इसे सोल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन आराम से समझ आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए एक लूप ऑफ वायर है जिसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। एक लूप ऑफ वायर है जिसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगी है 0.3 जे कैप टेस्ला, मतलब वो जे डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में लगी है। आपने फ्लक्स बताना है, उस लूप में से फ्लक्स की वैल्यू बतानी है जब एरिया वेक्टर किसके बराबर दिया हो, जब आपका एरिया वेक्टर की वैल्यू दे रखी हो 2i प्लस 5j माइनस 3k। ठीक है, ये कैप आपको पता है ना, यूनिट वेक्टर होते हैं। तो आपको एक लूप है जिसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और उसके एरिया की वैल्यू बता रखी है, फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। आपको पता है बच्चे फ्लक्स कैसे निकाला जाता है? फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू ए। तो लीजिए बी कितना है 0.3 जे कैप, और इसकी मुझे डॉट प्रोडक्ट करवानी है किसके साथ? 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। आपको याद होगी सेम के साथ सेम की ही आपकी डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, दूसरे के साथ तो 0, यानी i के साथ भी 0 होगी, k के साथ भी 0 होगी, सिर्फ j इंटू जे वाली टर्म बचेगी, यानी 1.5 j इंटू जे कितना हुआ? 1 हो गया। ठीक है, लीजिए आपका आंसर आ गया। तो आसान है क्वेश्चन, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की क्वेश्चन। लीजिए एक थर्ड, एक और न्यूमेरिकल करवाते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल क्या कहते हैं बच्चे? मान लीजिए आपको 3 फिगर दे देते हैं आपको। ठीक है, 3 फिगर क्या है? ये लीजिए, ये है मेरी फर्स्ट फिगर, एक आपको ये वाली फिगर, मतलब 3 फिगर एक्स वाई जेड एक्सिस दे रहा हूँ, एक ये दे देते हैं। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। ये मेरी वाई एक्सिस, ये है मेरी जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है तीनों में। ठीक है, तीनों फिगर को बचे, इस फिगर को मैं ए का नाम दे देता हूँ, ये मेरी बी फिगर है, ये मेरी सी फिगर है। तीनों फिगर के अंदर बचे मैं कोयल रखा हूँ, तीनों को फिगर के अंदर मैं कोयल रखा हूँ। ठीक है, कोयल है जिसका एरिया एस है। पहले केस में तो कोयल रख रहा हूँ एक्स, ये आपका जो भी प्लेन है एक्स वाई प्लेन होगा। दूसरे वाले केस के अंदर मैं आपकी कोयल रख रहा हूँ इस प्लेन के अंदर, ये लीजिए। ठीक है, इस प्लेन के अंदर रखेंगे, और तीसरे वाले में मैं इस प्लेन के अंदर रख देता हूँ, मतलब यहाँ पे। लीजिए तीनों केस में कोयल का जो सरफेस एरिया वो एस है। मुझे तीनों कोयल के साथ लिंक, मतलब कोयल तो सेम ही है ओके, लेकिन प्लेन मैंने अलग अलग कर दिया। मुझे तीनों के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आपकी क्या करके दिखानी है? निकाल के दिखानी है। बच्चे फिगर नंबर 1 में देखिए, अगर हम बात करें फिगर 1 की, ठीक है, आंसर के अंदर फिगर 1 की, मतलब ए फिगर की बात करें, ओके, ये कौन सी, ये आपका कौन से प्लेन में लाई कर रही है? ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, तो इसका नॉर्मल कौन से प्लेन में लाई करेगा? जेड प्लेन में लाई करेगा। इसका मतलब फर्स्ट के अंदर जो एरिया वेक्टर है कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? जेड। जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मतलब होता है, यहाँ एस के कैप लिख देता हूँ, एस के कैप लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स के कैप लिख दिया बच्चे, डन। ओके, चलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने दिखाई नहीं, इस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एक्स और वाई के अक्रॉस लगी हुई है। एक्स के अक्रॉस लगी है बी एक्स, वाई के अक्रॉस लगी है बी वाई, लेकिन इसकी बी वाई की डायरेक्शन अपोजिट है। तो सभी में बी वाई की डायरेक्शन अपोजिट, बी एक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स है। ये लीजिए बी वाई की डायरेक्शन नीचे है और बी एक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को लिखो तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे क्या लिख सकते हैं? बी एक्स आई, वाई की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं लिख सकता हूँ बी वाई जे कैप। तो लीजिए फर्स्ट ए में, ए फिगर के अंदर आपके एस की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो आपने क्या निकालनी है? फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई क्या होता है बेटा? बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यहाँ एस वेक्टर लिख लीजिए। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? बी एक्स आई कैप माइनस बी जे, ठीक है, सॉरी बी वाई लिखना था ना, बी वाई जे कैप, और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए एस इंटू के कैप। डॉट प्रोडक्ट करनी है, डॉट प्रोडक्ट तो आपकी दोनों की 0 आएगी, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपके फाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। लीजिए मैंने शो कर दिया, फर्स्ट पार्ट के लिए तो आपकी वैल्यू 0 आने वाली है। चलिए सेकंड पार्ट, बी पार्ट के लिए बात करते हैं। इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो फाई की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूँ, बी इक्वल टू बी एक्स आई माइनस बी वाई जे। और इस केस में, सेकंड केस में कहाँ जा रही है मुझे? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इसे एस आई कैप लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एस आई कैप लिखूंगा। तो अल्टीमेटली दोनों को
मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं सिर्फ आई से आई की मल्टीप्लाई होगी तो बी एक्स इंटू एक्स के बराबर होगी। ठीक है, तो सेकेंड केस के अंदर ये आपका z आ जाएगा। सी केस के अंदर आ जाए तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा। ऊपर गया तो अल्टीमेटली फाई की वैल्यू क्या होगी, बी एक्स आई माइनस बी वाई जे। अगर ऊपर गया है, आपको पता है वाई नीचे की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगी है। अगर ऊपर गया है तो आपका, अगर ऊपर गया तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एस इंटू जे कैप हो गया। ये तो ऊपर गया ना, पॉजिटिव है। अगर ऊपर गया तो अल्टीमेटली देखिए जे के साथ जे की वाली टर्म आपकी मल्टीप्लाई होगी तो आपका माइनस वी बाई एस के बराबर। तो लीजिए इस तरह मैंने डॉट प्रोडक्ट का यूज़ किया और यूज़ करके बच्चे मैंने तीनों केस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक, इसी के साथ बच्चे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का एक टॉपिक हो जाता है। मैं इसकी बच्चे असाइनमेंट भी इस वीडियो के साथ ही बच्चे नीचे आपके पीडीएफ की फॉर्म में लगा दूंगा और जिसके आंसर बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी गई है। ठीक है।